हाय दोस्तों, कैसे हो। कल हमने बात की थी मौलिक अधिकारों के इतिहास की। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय लोगों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख मिलता है भारतीय संविधान में वो कहाँ है। तो भाग 3 में मिलता है। संविधान के कौन से भाग में मिलता है? भाग 3 में। बात करें कि अनुच्छेदों का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 14 से 32 तक 14 से 32 तक भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार। और कल मैंने आपको बताया था कि भारतीय मौलिक अधिकारों की अगर बात की जाए कि भाई कौन से भागों में आता है, तो भाग 3 में आता है। और अनुच्छेद की अगर मैं बात करूं, मौलिक अधिकार पूरे नागरिकों के, सेना के, विदेशियों के, तो वो 12 से लेकर 35 तक है। हम अभी जो बात कर रहे हैं वो ओनली भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए वो कहाँ है, तो अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक दिए गए हैं, जिनका उल्लेख भाग 3 में है। ठीक है, तो आज हम जो बात करेंगे वो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की बात करेंगे। देखो आगे सबसे पहला जो मौलिक अधिकार है भारतीयों को जो मिला हुआ है, नंबर 1, वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कौन सा मिला हुआ है? समानता का अधिकार। इसकी अगर बात की जाए कि इसका उल्लेख कहाँ है, तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसका उल्लेख किया गया है। कहां से कहां तक उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक किया गया है। अब इसमें किन किन का उल्लेख है अनुच्छेदों में, तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है। ट्रिक कुछ इस प्रकार से है, विभेलो अस्पृश्यता की उपाधि लो। क्या ठीक है? देखो पहला जो मौलिक अधिकार है वो है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार की अगर मैं बात करूं कि इसका उल्लेख किसमें किया गया है, तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक किया गया है, जिसकी एक ट्रिक है, विभेलो अस्पृश्यता की उपाधि लो। अब हम बात करते हैं इस ट्रिक में कौन कौन से ऐसे समानता के अधिकार हैं जिनकी बात करी गई है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 14। कौन सा? अनुच्छेद नंबर 14। अनुच्छेद 14 के लिए क्या? वी। अब वी का मतलब विधि के समक्ष, क्या वी से क्या निकलेगा? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। दूसरा, विधि के समक्ष संरक्षण की समानता। ध्यान रखना इस चीज को कि भाई अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता की बात की गई है। बात करूं विधि के समक्ष समानता का प्रावधान कहां से लिया गया है, तो ध्यान रखना ये लिया है ब्रिटेन से। कहां से लिया है? ब्रिटेन से। जबकि विधि के समक्ष संरक्षण की समानता की बात की जाए तो ये लिया गया है आपके अमेरिका से। कहां से लिया है? अमेरिका से। ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, आगे आता है अनुच्छेद 15। और अनुच्छेद 15 को लेकर एक मूवी बनी थी जिसका नाम था
आर्टिकल 15 अंशुमान खुराना की, ठीक है, आयुष्मान खुराना की। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है, देखो भेद, बी के बाद में क्या आ रहा है, भे आ रहा है, तो भेद मतलब भेदभाव नहीं होगा भाई, क्या नहीं होगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब ये भेदभाव किस आधार पे नहीं होगा, तो ध्यान रखना, जाति के आधार पे नहीं होगा, धर्म के आधार पर नहीं होगा, लिंग के आधार पर नहीं होगा, नस्ल के आधार पर नहीं होगा, वंश के आधार पर नहीं होगा, इसके अलावा जन्म स्थान के आधार पर भी नहीं होगा। कौन कौन से भेदभाव की बात की गई है, जातिगत भेदभाव की। देखो आर्टिकल 15 में कहा गया है कि भेदभाव नहीं होगा साहब। अब भेदभाव नहीं होगा तो मैंने ट्रिक में क्या बताया, वी तो हो गया, विधि के समक्ष समानता की बात कर रहा है, भे यानी भेदभाव नहीं होगा, आर्टिकल 15 में इसका उल्लेख किया गया है। अब किस आधार पे भेदभाव नहीं होगा, तो आप लोग ध्यान रखना कि जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, वंश के आधार पर और जन्म स्थान को लेकर भी किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का भेदभाव रखता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और ये अधिकार व्यक्तियों को कौन देता है, मौलिक अधिकारों में, तो ध्यान रखना अनुच्छेद 15 देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 कहता है कि भाई लोक नियोजन में, लोक नियोजन में समानता व सरकारी नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में समान अवसर, अनुच्छेद 16 समानता के अधिकार में क्या बताया गया है कि भाई लोक नियोजन में समानता होगी। दूसरा कि जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उनमें सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसीलिए तो आरक्षण जो है वो सरकारी नौकरी पाने का जरिया नहीं है, बल्कि अपना सामाजिक प्रतिनिधित्व करने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो ये उल्लेख हमें किसमें मिलता है, अनुच्छेद 16 के तहत। इसके बाद में हम बात करते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 के लिए देखो 16 में आ गया लोक, अब 17 में आएगा अस्पृश्यता। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। तो अस्पृश्यता का अंत किसमें किया गया है, का अंत अनुच्छेद 17 में किया गया है। किसमें किया गया है, अनुच्छेद 17 में। और अगर कोई छुआछूत करता है या रखता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो छुआछूत करना गैर कानूनी है, गैर कानूनी है। अब कि भाई अस्पृश्यता, जैसे प्राचीन भारत की अगर मैं बात करूं तो उसमें जैसे किसी को उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्ग की जातियों को छूने मात्र से क्या मान लिया जाता था, भाई अपवित्र हो जाते थे। तो ऐसे छुआछूत को बंद करने के लिए मौलिक अधिकारों में किसका प्रावधान दिया गया है, अनुच्छेद 17 का, जिसका क्या मतलब होता है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है, मतलब सभी को समान समझने के लिए बात की गई है। तो ये थे समानता के अधिकार में 17 तक। एक आपका और बच गया, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा आगे। तो एक बार दोबारा से कि अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता दी गई है, विधि के समक्ष संरक्षण की समानता की बात की गई है। अनुच्छेद 15 में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन की समानता की बात की गई है, साथ ही सरकारी नौकरियों के अवसर की भी बात की गई है समान रूप से। इसके अलावा अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, मतलब छुआछूत का अंत करता है। तो एक बार आप इसको उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 18 की ओर।
आगे लेते हैं हम अनुच्छेद 18 17 हमारे हो गए। तो अनुच्छेद 18 में किस चीज का उल्लेख है? अनुच्छेद 18 में उपाधि, क्या उपाधि मतलब उपाधियों का अंत किया गया है जो ब्रिटिश काल में भारतीय लोगों को दी गई थी। तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया और सभी को समान बनाया गया है। लेकिन अंत किया सेना व शिक्षा की उपाधियों को छोड़कर, शिक्षा को छोड़कर। जैसे राजा महाराजाओं को अंग्रेज क्या देते थे? उपाधियां देते थे। तो ऐसी उपाधियों को क्या किया गया है? अंत किया गया है। केवल और केवल सेना और शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात करें, इसको छोड़कर जितनी भी उपाधियां हैं उन सबको क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। ये कौन से अनुच्छेद में कही गई ये बात? आर्टिकल या अनुच्छेद 18 में। और किस अधिकार के तहत कही गई है? मौलिक अधिकारों के पहले अधिकार समानता के अधिकार में। तो देखो एक बार ट्रिक को और समझते हैं। देखो ट्रिक में विभेलो अस्पृश्यता की उपाधि लो। तो देखो विषय विधि के समक्ष समानता, विषय विधि के समक्ष समानता कौन से में है? 14 में। कौन से अनुच्छेद में? 14 में। भेदभाव का अंत किया गया है तो 15, भेदभाव का अंत किया गया तो अनुच्छेद 15। और लोक नियोजन में समानता के अवसर और सरकारी नौकरियों में समानता के जो अवसर प्रदान किए गए हैं वो किसमें किए गए हैं? अनुच्छेद 16 में। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का जो अंत किया गया है वो किया गया अनुच्छेद 17 में। इसके अलावा उपाधियों का जो अंत किया गया है वो है अनुच्छेद 18 में। तो ध्यान रखना कि समानता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। विषय विधि, भेद से भेदभाव, लो से लोक नियोजन में अस्पृश्यता, छुआछूत, उपाधि मतलब उनका अंत किया गया है। तो 14 से लेकर 18 तक के जो उल्लेख मिलते हैं वो किसमें मिलता है? समानता के अधिकार में। तो देखो ट्रिक हमारी क्या थी? समानता के अधिकारों में जो आर्टिकल में उल्लेख किया गया विभेलो अस्पृश्यता की उपाधि लो, तो विषय विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14, भेदभाव को समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 15, लोक नियोजन को समानता के अवसर और सरकारी नौकरियों में समानता के अवसर देने के लिए आर्टिकल या अनुच्छेद 17, भेद अस्पृश्यता और छुआछूत को खत्म करने के लिए अनुच्छेद 17 और उपाधियों का अंत करने के लिए अनुच्छेद 18। तो ये था हमारा पहला मौलिक अधिकार। आगे हम चलते हैं। दूसरे मौलिक अधिकार की तरफ बढ़ते हैं, नंबर 2 पे। पहला समानता का अधिकार। दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, इस स्वतंत्रता के अधिकार का जो संविधान में उल्लेख किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। अनुच्छेद 19 से 22 तक। अब इनकी भी एक ट्रिक है कि कौन से अनुच्छेद में क्या बात कही गई है, कौन से अनुच्छेद में क्या बात कही गई है। तो देखो प्रेस की सूचना, प्रेस की सूचना, दोष प्राण बंद, क्या ट्रिक है?
कि प्रेस की सूचना दोष प्राण बंद करो। इसके लिए ट्रिक यूज होगी स्वतंत्रता के अधिकार के लिए, जिसमें हम 19 से लेकर 22 तक के जो अनुच्छेद है उनकी बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम लेते हैं प्रेस की सूचना। यह है प्रेस की सूचना। अब प्रेस की सूचना में अनुच्छेद लगता है अपना 19। क्या लगता है? 19। अनुच्छेद 19 में प्रेस को क्या मिली हुई है? स्वतंत्रता। इसके तहत क्या दी हुई है? प्रेस की स्वतंत्रता। मेन तो जो आर्टिकल 19 है उसमें क्या कहा गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता, मतलब प्रेस की सूचना। इसके अलावा सूचना प्राप्त करने का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है, यह आपका पहला आ गया ट्रिक का वर्ड। प्रेस की सूचना अनुच्छेद 19 लागू होता है और इसमें दो बातें दी गई है, प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना के प्राप्त करने के अधिकार की बात की गई। इसके अलावा अनुच्छेद 19(1), कौन सा? अनुच्छेद 19(1), इसमें कहा गया है विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति अपना विचार रख सकता है या अपने विचार कह सकता है, तो ये उसको छूट कौन देता है या ये अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है? तो उसके लिए ध्यान रखना, अनुच्छेद 19(1) देता है। इसके बाद में अनुच्छेद 19(2), अनुच्छेद 19(2), अनुच्छेद 19(2) कहता है कि भाई अस्त्र शस्त्र रहित, अस्त्र शस्त्र रहित सम्मेलन बुलाने की स्वतंत्रता, बुलाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(2) क्या कहता है कि भाई आप अगर कोई सम्मेलन कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? कोई सम्मेलन कर रहे हो, तो बिना हथियारों के आप सम्मेलन कर सकते हो। अगर उस सम्मेलन में कोई व्यक्ति हथियार लेके आता है या हथियार फहराता है, तो वो किसका उल्लंघन कर रहा है? अनुच्छेद 19(2) का। और 19(2) के तहत उसके ऊपर क्या की जा सकती है? कार्यवाही की जा सकती है। भाई आप सम्मेलन करो, सम्मेलन के लिए कोई मना नहीं, लेकिन उसमें हथियार नहीं होने चाहिए। ये आर्टिकल 19(2) में कहा है। इसके अलावा अनुच्छेद 19(3), अनुच्छेद 19(3), अनुच्छेद 19(3) कहता है कि आप समूह, संघ, संगठन बनाने की स्वतंत्रता देता है। बनाने की स्वतंत्रता कि भाई आप समूह बना सकते हो, संघ बना सकते हो, संगठन बना सकते हो। तो इसकी आपको जो छूट मिलती है ना, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(3) के तहत मिलती है। अगर ये नहीं होता तो शायद समूह वगैरह या संघ या संगठन आप नहीं बना सकते थे। इसके बाद में अनुच्छेद 19(4), अनुच्छेद 19(4), अनुच्छेद 19(4) ये कहता है कि भाई भारत का नागरिक, कौन? भारत का नागरिक भारत में कहीं पर भी घूम सकता है। नागरिक भारत में कहीं भी घूम सकता है। यह स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को कौन देता है? अनुच्छेद 19(4). अनुच्छेद 19(4) में यह कहा गया है कि भाई भारत का अगर कोई व्यक्ति होता है, विदेशियों पे ये चीज लागू नहीं होती, उसको वीजा लेना पड़ता है, कई चीजें लागू होती है। तो भाई अनुच्छेद 19(4) ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और भारत के नागरिक होने के नाते में भारत के किसी भी क्षेत्र में घूम सकता है। केवल अगर हम बात करें तो पीओके क्षेत्र को और जो कश्मीर
कश्मीर वाला क्षेत्र है उसकी अगर मैं बात करूं, कुछ क्षेत्र को छोड़कर तो उसमें शायद हम घूम नहीं सकते हैं। बाकी पूरे भारत में हम कहीं पे भी आ सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं और कहीं पर भी घूम सकते हैं। तो ये जो अधिकार हमें मिला हुआ है, तो ये किसके तहत मिला हुआ है? अनुच्छेद 19(4) के तहत। ठीक है, इसके बाद में आता है अनुच्छेद 19(5). 19(5) अनुच्छेद 19(5) ये कहता है कि भाई भारत का नागरिक भारत में कहीं पर भी निवास कर सकता है, कहीं पर भी निवास कर सकता है। अब निवास करने का मतलब ये नहीं कि भाई कहीं पे भी झोपड़ी बना लिया और रह लिया, नहीं। वो अगर उसने जमीन खरीदी है भारत के किसी भी क्षेत्र में, तो वहां पे वो अपना घर बनाकर रह सकता है। बाकी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे आप नहीं रह सकते। अगर गवर्नमेंट चाहे तो वहां से आपको हटा भी सकती है, लेकिन अगर आपने प्लॉट खरीदा है और उसके कागज आपके पास है, तो आप भारत के किसी भी हिस्से में मकान बनाकर रह सकते हो। ये स्वतंत्रता आपको कौन सा अनुच्छेद देता है? तो ये देता है अनुच्छेद 19(5). ठीक है, इसके बाद में आता है अनुच्छेद 19(6). कौन सा? अनुच्छेद 19(6). अनुच्छेद 19(6) ये कहता है आजीविका की स्वतंत्रता देता है भाई, आजीविका की स्वतंत्रता, कि भाई कोई भी व्यक्ति जो भारत का है वह भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर अपना व्यापार कर सकता है या अपना आजीविका चलाने के लिए कोई भी कार्य कर सकता है। क्योंकि प्राचीन भारत में आप देखोगे तो जाति के आधार पर कार्य बटे हुए थे। क्या थे? जाति के आधार पे कार्य बटे हुए थे। उन जाति के आधार पर बटे हुए कार्य को खत्म करने का जो काम करता है वो कौन करता है? अनुच्छेद 19(6) करता है। और इसके तहत भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का क्यों न हो, वह किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर सकता है अपने आजीविका चलाने के लिए। केवल बस शर्त इतनी होती है कि वह कार्य गैर कानूनी न हो, मतलब कानून की नजर में वह अपराध नहीं हो। तो ये थे हमारे स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। हमने केवल एक पढ़ा है, कौन सा? प्रेस की सूचना वाला। कौन सा पढ़ा है? प्रेस की सूचना। और प्रेस की सूचना के अंतर्गत ये सारी स्वतंत्रताएं आर्टिकल 19 में लागू होती है और उसके कुछ अलग अलग भागों में देखो। पहला क्या है? अनुच्छेद 19 केवल ये कहता है प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना प्राप्त करने की अधिकार प्राप्त भारतीय नागरिकों को। इसके अनुच्छेद 19 ये कहता है कि भारतीय नागरिक अपने विचार या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रखेंगे। इसके अलावा अनुच्छेद 19(3) कहता है, 19(2) कहता है कि भाई भारतीय नागरिक अगर सम्मेलन कर रहे हैं तो अस्त्र शस्त्र सहित वह सम्मेलन बुला सकते हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। इसके अलावा अनुच्छेद 19(3) कहता है कि भाई भारतीय नागरिक समूह, संघ या संगठन बना सकते हैं, उनको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। इसके अलावा अनुच्छेद 19(4) कहता है कि भाई भारत का नागरिक भारत में कहीं पर भी घूम सकता है। ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 19(5) कहता है कि भाई भारत का नागरिक भारत में कहीं पर भी निवास कर सकता है। इसके अलावा आखिरी अनुच्छेद 19(6) कहता है कि भारत का नागरिक आजीविका के लिए किसी भी कार्य को कर सकता है, बस वह कानून की नजर में अपराध नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार आप इसको उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे आता है अपना दोष। ठीक में कौन सा शब्द है आगे? दोष। और इससे हम जानेंगे आर्टिकल 20 को, अनुच्छेद 20 को जानेंगे। तो देखो अगर ट्रिक में क्या दे रखा है? दोष। इसके लिए जो अनुच्छेद है वो है 20। कौन सा है? 20। अनुच्छेद 20 ये कहता है दोष सिद्धि की स्वतंत्रता। क्या देता है? दोष सिद्धि की स्वतंत्रता देता है कि भाई अगर आप किसी कानून के तहत अगर गिरफ्तार किए गए हो या किसी अपराध में गिरफ्तार किए गए हो, तो आपको अपना दोष या निर्दोष सिद्ध करने की स्वतंत्रता होती है। अब इसमें कुछ बातें हैं, जैसे
एक अपराध की सजा, अपराध की सजा एक बार होगी, एक बार होगी, ठीक है। इसके अलावा इसमें कहा गया है कि जिस कानून के तहत, मतलब जब उसने अपराध किया था उस समय जो कानून था उस कानून के तहत ही उसे क्या दी जाएगी, सजा दी जाएगी। बाद में चाहे वह, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि भाई 2010 में कोई अपराध किया और उसकी सजा 5 साल थी, फिर इसको बदल दिया, लेकिन दोष सिद्ध होते होते उसमें लग गया टाइम। अब टाइम लग गया तो जिस समय उसको पकड़ा गया था उस समय जो कानून था तो उस कानून के तहत ही उसको क्या दी जाएगी, सजा दी जाएगी। बाद में उसमें जो परिवर्तन हुए हैं उसके अनुसार उसको सजा नहीं दी जाएगी। ये कौन देता है नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 20 देता है, क्योंकि ये उसका मौलिक अधिकार है। तो ध्यान रखना, अपराध करते समय, अपराध करते समय जो कानून था, जो कानून था वही रहेगा, बदलेगा नहीं, मतलब सजा भी नहीं बदलेगी अगर बाद में परिवर्तन होता तो उस कानून। इसके अलावा स्वयं के विरुद्ध, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए, गवाही देने के लिए, देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता, विवश नहीं किया जा सकता। कई बार क्या होता है कि जैसे आपने कोई कांड किया ही नहीं, कांड का मतलब अपराध किया ही नहीं, और अपराध नहीं किया और आपको गिरफ्तार कर लिया गया, रात को हुई आपकी पिटाई, आप पिटाई सहन नहीं कर पाए और आपने उस समय कह दिया कि साहब मैंने किया था। तो सुबह जब आप न्यायालय में उपस्थित होगे तो उस समय आपको मजिस्ट्रेट पूछता है कि आपने जो ये बयान दिया या जो गवाही दी है ये किसी के दबाव में आकर तो नहीं दी। तो इसीलिए कहा जाता कि आर्टिकल 20 व्यक्ति को ये स्वतंत्रता देता है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता। वो अगर गवाही देगा तो उसे विवश भी नहीं किया जा सकता, वो देगा तो अपनी मर्जी से देगा, ठीक है। तो ये था दोष, मतलब दोष सिद्धि की स्वतंत्रता। कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 20 में, और कौन से अधिकार में आता है, तो स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। इससे आगे बढ़ेंगे 21 में, तो एक बार देखो अनुच्छेद 21 क्या कह रहा है, प्राण, क्या कह रहा है, प्राण। तो इसका जो उल्लेख मिलता है हमें अनुच्छेद 21 में मिलता है, किसमें मिलता है, अनुच्छेद 21। और अनुच्छेद 21 किसका अधिकार देता है, तो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। इसके देता है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता देता है। मतलब कि अनुच्छेद 21 क्या, अनुच्छेद 21 में क्या है कि भाई प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, बिना किसी कानूनी प्रक्रिया को अपनाए आप अपने जीवन को खत्म नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा होगा कि कई लोग जैसे आत्महत्या करते हैं, अब आत्महत्या करने के तहत वो ये मान लो कि मरते नहीं है और बच जाते हैं, तो उनपे भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन अगर व्यक्ति अपने कानूनी तरीके से अगर वो इच्छा मृत्यु की मांग रखता है तो न्यायालय उसे इच्छा मृत्यु की मांग भी दे सकता है या उसे मरने के लिए कह सकता है। तो ये स्वतंत्रता कौन देता है उसको, ये देता है अनुच्छेद 21। क्योंकि ऐसे मामले कई होते हैं जैसे पैरालाइज हो जाता है आदमी, पैरालाइज हो जाता है, वह कुछ कर नहीं सकता, जीवन उसको भारी लगने लगता है, तो उस समय वह कानूनी प्रक्रिया को अपनाते हुए स्वयं के लिए न्यायालय से क्या मांग सकता है, मृत्यु मांग सकता है। तो ये जो अधिकार उसे दिया गया है वो किसके तहत दिया गया, अनुच्छेद 21 के तहत। और ये किसमें कहा गया है, तो देखो इससे संबंधित एक मामला भी है, इसके तहत एक मामला भी है, 1978 का एक मामला है जो मेनका गांधी विवाद के नाम से जाना जाता है, मेनका गांधी विवाद। इसमें कुछ ऐसा ही था कि भाई इच्छा मृत्यु के लिए कोई कानूनी प्रक्रिया मांगी गई थी, तो उसमें
कहा कि भाई ऐसा कुछ हो नहीं सकता। तब जाकर 1978 में मेनका गांधी विवाद की सुनवाई की गई थी और उसमें कहा जाता है कि प्राणवदेही स्वतंत्रता दी गई थी व्यक्ति को, कि व्यक्ति अगर चाहे तो वह अपना जीवन समाप्त कर सकता है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर बच गए तो फिर आप पे कानूनी प्रक्रिया से अपराध का एक केस बना देंगे। मर गए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, मर गए आत्महत्या करते समय मर गए तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में होगा जो देखा जाएगा। लेकिन अगर बच गए तो कानूनी प्रक्रिया के तहत वह एक अपराध माना जाएगा। क्या माना जाएगा? अपराध। और अगर आप कानूनी प्रक्रिया को अपनाते हुए अपने लिए स्वयं के लिए मृत्यु की मांग करते हैं तो कानून के तहत आपको अगर छूट मिलती है अपनी देह त्यागने की, तो उसके तहत कोई भी आप पे कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। देखो आगे इसके बाद में आता है, इसी का एक पार्ट है अनुच्छेद 21 का। कौन सा? अनुच्छेद 21 का। ये जो जोड़ा गया था ये 46वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और ये कब हुआ? तो ये हुआ था 2002 में। और इसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा होगी। क्या होगी? निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। ध्यान रखना। और उतार लो एक बार। अब इसके बाद में हमारा एक रह गया बंद करो वाला। तो देखो आगे बढ़ते हैं। बंद का जो उल्लेख मिलता है वो अनुच्छेद 22 में किया है। कौन से में किया है? अनुच्छेद 22 में। और अनुच्छेद 22 में बंदी प्रत्यक्षीकरण की स्वतंत्रता दी गई। अनुच्छेद 22 में ट्रिक हमारे बंद से बंदी में प्रत्यक्षीकरण कौन से अनुच्छेद में आएगा? 22 में आएगा। किसमें आएगा? 22 में। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की स्वतंत्रता की बात की गई इसमें, जिसके अंतर्गत बंदी बने हुए व्यक्ति को कुछ अधिकार दिए गए। बंदी व्यक्ति को प्राप्त अधिकार कि भाई अगर आपको बंदी बना लिया जाता है पुलिस के द्वारा या किसी और, वैसे तो पुलिस ही बनाती है बंदी, और तो कौन बनाएगा, तो भाई बंदी बना लिया जाता है तो उस समय आपके पास कौन से ऐसे अधिकार हैं? तो देखो इसके अंतर्गत कहा गया है कि भाई बंदी बनाने का कारण पूछ सकते हो आप। बंदी बनाने का कारण पूछने का अधिकार कि भाई मेरे को किस कानून या किस अधिकार के तहत आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हो। ये कौन देता है? अनुच्छेद 22 देता है। व्यक्ति का मौलिक अधिकार है ये कि अगर आपको कोई पुलिस वाला गिरफ्तार करता है या गिरफ्तार करने के लिए आती है तो आपके पास अनुच्छेद 22 आपकी रक्षा कर सकता है। अगर आपने कोई अपराध नहीं किया फिर भी आपको गिरफ्तार किया जा रहा है तो उस समय आप पूछ सकते हो पुलिस वालों से। क्या पूछ सकते हो? कि भाई मेरे को बंदी क्यों बनाया गया है। अब कई बार ये क्या होता है कि हम पुलिस को देख के डर जाते हैं, तब ये मौलिक अधिकार काम नहीं आते, क्योंकि जब हमें पता ही नहीं है तो वो गिरफ्तार करके ले ही जाएगी। लेकिन अगर आपको पता है कि आर्टिकल 32 मेरे को ये अधिकार देता है कि अगर मेरे को कोई गिरफ्तार करने आता है तो मैं उससे ये इतना तो पूछ सकता हूँ कि भैया मेरे को गिरफ्तार करने के पीछे कारण क्या है, मैंने तो कोई अपराध किया ही नहीं। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। इसके अलावा एक होता है कि अगर आपको बंदी बना लिया गया है, आप
को अपराध किया है और बंदी बना लिया गया है, तो बंदी बनाने के 24 घंटे बाद पुलिस की कार्रवाई के तहत अगर बात की जाए तो 24 घंटे में आपको न्यायालय में उपस्थित करेगी। तो 24 घंटे में न्यायालय में उपस्थित करना, 24 घंटे में न्यायालय में उपस्थित करना। इसके अलावा एक एग्जाम्पल है, फॉर सपोज कि जैसे आप रात्रि के समय कहीं बैठे हो और हो सकता है आप पे शांति भंग का आरोप लगाकर आपको गिरफ्तार कर लिया गया हो, ठीक है, गिरफ्तार करके आपको थाने ले गए, थाने ले जाने के बाद में जैसे ही सुबह होगी तो आपको 24 घंटे होने से पहले पहले न्यायालय में उपस्थित करेगी, ये पुलिस की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। और फिर वहां पे आपको जो भी केस लगेगा, जो भी जुर्माना फाइन लगेगा, सजा होगी, वो आपको फिर सुनाई जाएगी। तो ध्यान रखना, पुलिस वाले अगर किसी भी व्यक्ति को पकड़ते हैं रात के समय या दिन में, तो उसे 24 घंटे में वह कहाँ प्रस्तुत करेगी, न्यायालय में प्रस्तुत करेगी, ठीक है। इसके अलावा एक और है, वकील से परामर्श लेने का अधिकार, वकील से परामर्श लेने का अधिकार। इस पे एक मेरे को वकील से परामर्श लेने का अधिकार जो मिलता है वो व्यक्ति को 22 के तहत ही मिलता है, लेकिन इसके तहत मेरे को एक अंग्रेजों का कानून याद आता है। आपने सुना होगा रोलेक्ट एक्ट आया था 1919 में, ध्यान होगा, रोलेक्ट एक्ट आया था 1919 में। उसमें क्या कहा गया था कि भाई किसी भी व्यक्ति पर अगर हमें क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने का अगर शक भी हुआ, संदेह भी हुआ, डाउट भी हुआ, तो हम उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके 2 वर्ष के लिए जेल में डाल देंगे। पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो ध्यान रखना कि रोलेक्ट एक्ट में यह था कि शक के आधार पर व्यक्ति को पकड़कर 2 साल के लिए कहां डाल देंगे, जेल में। अब जेल में डाल देंगे तो जेल में डालने के बाद में वो व्यक्ति न तो वकील कर सकता है, क्या कर सकता है, न तो वकील कर सकता है, ना ही वो दलील दे सकता है और ना ही कहीं पे अपील कर सकता है। तो ये 3 उसके ऊपर क्या लगा दी गई थी, पाबंदियां। और उन्हीं कहा जा सकता है कि भाई उन्हीं पाबंदियों को तोड़ने के लिए संविधान में अनुच्छेद 22 के तहत बंदी बनाए गए व्यक्ति को ये अधिकार दिए गए, जिसमें वह बंदी बनाने का कारण पूछ सकता है, 24 घंटे के अंतर्गत उसे न्यायालय में उपस्थित करवाया जाना चाहिए। इसके अलावा वह न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है तो उसे वकील बनाने का भी अधिकार है, उससे वो परामर्श ले सकता है, उससे सलाह ले सकता है। इसीलिए तो कहता हूं मैं, क्या कहता हूं, ये कहता हूं कि जीवन में एक वकील अपना दोस्त जरूर बना के रखना, क्योंकि भारतीय संविधान में इतने अनुच्छेद है, इतने अनुच्छेद है, इतने अनुच्छेद है कि वह किसी ना किसी छेद से तुम्हें बाहर निकाल ही लेगा। आई बात समझ में? देखो आगे, इसके अलावा ये जो आर्टिकल है ये तो भारतीयों के लिए है, किनके लिए है, भारतीयों के लिए। लेकिन ये जो अनुच्छेद है ये 2 लोगों पे लागू नहीं होता, 2 लोगों पर लागू नहीं होता। अब भाई कौन से ऐसे 2 लोग हैं जिन पे आर्टिकल 22 लागू नहीं होगा? तो ध्यान रखना, एक तो शत्रु देश के निवासी पर, शत्रु देश के निवासी पर लागू नहीं होगा, और दूसरा निवारक निरोध अधिनियम के द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति पर इन 2 लोगों पर लागू नहीं होगा। एक तो भाई शत्रु देश का अगर कोई निवासी है, मतलब भारत के पाकिस्तान का मान लो जैसे, तो भाई उस पर आर्टिकल 22 लागू नहीं होगा। दूसरा कि भाई अगर टाडा के तहत या निवारक निरोधक अधिनियम के द्वारा व्यक्ति गिरफ्तार किया गया तो उसमें भी ये लागू नहीं होगा। तो ध्यान रखना, बंद से बंदी प्रत्यक्षीकरण की स्वतंत्रता कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 22 देता है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 32 में
गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 3 ऐसे अधिकार है जिसके अंतर्गत वह पूछ सकता है मेरे को गिरफ्तार क्यों किया गया है। 24 घंटे में उसे न्यायालय में प्रस्तुत करने के साथ ही वह वकील भी कर सकता है। बस 2 लोगों पे ये चीज लागू नहीं होगी, एक तो शत्रु देश के व्यक्ति पे लागू नहीं होगी, दूसरा टाडा के तहत गिरफ्तार या निवारक निरोध अधिनियम के तहत अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है तो उस पर भी ये चीज लागू नहीं होगी। तो देखो हमने मौलिक अधिकारों में केवल 2 अधिकार पढ़े हैं। पहला हमने पढ़ा समानता का अधिकार, दूसरा हमने पढ़ा स्वतंत्रता का अधिकार। तो आज के 2 मौलिक अधिकारों पे हमने क्या की, चर्चा की और उसके बारे में जाना कि हमारे को एग्जाम में वह क्या क्या पूछ सकते हैं एग्जामिनर। ठीक है, कल हम बात करेंगे अन्य बचे हुए जो मौलिक अधिकार है उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।